वेलकम एवरीवन। सेबी ने इस बार की चेंजेस बताए हैं, दैट इज LODR 6th अमेंडमेंट 2022 रेगुलेशंस। उस चेंजेस के कुछ हाइलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड देम। ओके, सो की हाइलाइट्स ऑफ द सेबी चेंजेस। सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में रीसेंट नोटिफिकेशन 14 नवंबर 2022 को पुट अप किया था, जो इफेक्टिव भी 14 नवंबर 2022 से ही हो गया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से resolution no longer require mandatorily for appointment and removal of independent director। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, इंडीड बहुत ही बड़ा चेंज है। देखो, पहले क्या होता था कि अर्लियर स्पेशल रेजोल्यूशंस वर मैंडेटरी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन अभी सेबी ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ इफ द लिस्टेड एंटिटी वेयर अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेल्स टू गेट पास्ड, but the votes cast in favor exceeds the vote cast against the resolution by public shareholding, then such appointment of an independent director shall be deemed to have been made under SEBI regulation। ये बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज लेके आया, क्योंकि अब ये क्लियरली बोला है कि अगर आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स even by ordinary resolution, that is the vote cast in favor exceeds the vote cast against, ordinary resolution से चाहे तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, further, such independent director shall be removed only if the vote cast in favor of the resolution proposing the removal exceeds the vote cast against the resolution and the vote cast by the public shareholder is in favor of the resolution। wow, क्या चेंज है। यहाँ तक कि रिमूवल के लिए भी the vote cast in favor of the resolution of in the favor of the resolution exceeds, इसका मतलब एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अगर पब्लिक शेयर होल्डर चाहे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा चेंज है। उसके साथ साथ सेबी का ये प्रपोजल भी है कि प्रेफरेंशियल इशू, QIPs इशू को अब स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशंस देना होगा। देखो, पहले क्या होता था कि लिस्टेड एंटिटी हैज टू सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट, पब्लिक इशू, राइट्स इशू एंड प्रेफरेंशियल, यानी लिस्टेड एंटिटी को देना होता था। लेकिन हम लोग ये डेविएशंस वगैरह प्रेफरेंशियल्स और QIPs में इतना फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब सेबी ने अपना स्कोप एक्सपैंड करते हुए ये बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस और वेरिएशंस फॉर एंटिटी हु हैज डन प्रेफरेंशियल इशू इन QIP। सो हम ये कह सकते हैं कि मेजरली सेबी हैज नाउ इंक्रीज द स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर फॉर द एंटिटीज which has raised money via the preferential and QIPs। तो अब ये सेबी का स्कोप बढ़ गया है और सेबी ने ये नया चीज भी पुट अप कर दिया है। इसके साथ साथ अभी ग्रेटर डिस्क्लोजर एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ऑडिटेड अनऑडिटेड रिजल्ट्स। यस, ये भी कुछ चेंज है। क्या चेंज है? देखो, ऐसा है कि लिस्टेड एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अनऑडिटेड ऑडिटेड क्वार्टरली बेसिस, स्टैंडअलोन बेसिस पे ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर्मेट विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड एंड अदर लास्ट क्वार्टर। ये हम लोग लिस्टेड कंपनीज के LODR रेगुलेशंस में हमेशा देखते हैं। लेकिन इस बार सेबी ये कह रहा है कि टू एनहेंस द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, सेबी हैज डायरेक्टेड दैट for the last quarter the listed entity shall submit an unaudited or the audited and year-to-date standalone financial aid within 60 days from the end of the quarter to the recognized stock exchange। Wow, wow, really? Because now it is clearly stated within 60 days from the end of the quarter to the stock exchange। Okay, so पहले ये हम लोग जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के साथ ही देते थे और ये 45 डेज का पीरियड चलता था अदर देन द लास्ट क्वार्टर वर्ड था। लेकिन अब ये अदर देन द लास्ट क्वार्टर वर्ड निकल के फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आ गया। ये एक बड़ा चेंज सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाय द CAG शैल बी सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज इन 9 मंथ्स। ये भी दे। तो अर्लियर क्या होता था? पहले ये था कि फर्स्ट लेवल ऑडिट वाज टू बी कैरिड आउट बाय ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CAG हु शैल सबमिट द रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज। लेकिन अब सेबी ने गवर्नमेंट कंपनीज को देखते हुए सेबी हैज रिक्वायर्ड द अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the limited review report of this by the CAG or auditor appointed by CAG or a practicing chartered accountant will be submitted to the stock exchange within 60 days from the end of the financial। तो ये एक बड़ा चेंज है जो उन्होंने प्रपोज किया है। एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स by the CAG to the stock exchange within 9 months। तो ये भी एक बड़ा एरिया ऑफ चेंज सेबी ने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। So that's one of the changes। Or yes, now the listed entity has to provide a statement of assets and liability and cash flow every half year। Okay, by way of note। तो पहले ये points थे लेकिन एक तरह के voluntary थे, लेकिन अब क्या हो गया है that with the need of greater disclosure, SEBI has mandated listed entity has to submit assets and liability statement of cash flow as at the end of the half year by way of note with the financial results। Okay, so पहले ये बातें थी
मैं मना नहीं करता हूँ, पहले ये बात थी, लेकिन ये रिजल्ट सबमिशन काफी हद तक वॉलेंट्री बेसिस पे था, पर अब सेबी ने उसको एक तरह से फ्लो दे दिया है कि हाँ अब ये इसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ SEBI has directed entities to disclose certain financial ratios with financial results. SEBI has now mandated mandatory of listed entity to disclose ratios also. तो अब debt ratios, coverage ratios, service ratios, हमारे financial मतलब आपको अगर पता हो, आपने काफी सारे financial ratios के बारे में पढ़ा होगा। अभी वाव चेंजेस है, सुपर चेंजेस है कि अब ये ratios आपको financial results में भी दिखेंगे। तो that SEBI has mandatorily made that. उसके साथ साथ SEBI has prescribed format for material deviation in use of proceeds and statement indicating utilization of issue proceeds for non-convertible security. तो सब SEBI इस बार बॉन्ड मार्केट्स और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी थोड़ा सीरियस होती गई है, और उसी तरह उसका डेविएशंस की रिपोर्टिंग्स भी अब कवर कर रही है। तो उस तरह पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दिए जाते थे, लेकिन अब सेबी ने पूरा एक फॉर्मेट दे दिया है, and also the format for disclosure of material deviation in the proceeds as compared to the object has been issued. तो पूरी की पूरी बात अब पूरी तरह सबमिट करना कंपल्सरी हो गया है। And SEBI prescribes the provision of draft scheme of arrangement and the scheme of arrangement. तो ये SEBI का एक नया पार्ट आया है, और ये पार्ट में भी SEBI ने एक नया रेगुलेशन 59A इंसर्ट किया है, which has been introduced specifically for listed entity, जिनके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल redeemable preferentials listed है। They have to undertake the scheme of arrangement and is involved in scheme of arrangement under 230, 230 and 66. So अभी अगर किसी भी कंपनी का mergers, amalgamation, any kind of arrangement होता है, और वो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स लिस्टेड थे, तो सेबी ने उसके लिए मैंडेट किया है कि अब उन्हें अपना ड्राफ्ट स्कीम सबमिट करना पड़ेगा। सो दे हैव टू फाइल द ड्राफ्ट स्कीम विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। तो पहले ये इक्विटी बेस्ड होता था, लेकिन अब ये ड्राफ्ट स्कीम के हिसाब से इवन नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को भी कवर कर लिया गया है। ओके, देन unclaimed unclaimed amount to be transferred to the escrow account by a listed entity which do not fall within the definition of company. ओके, ये भी एक अलग सा चेंज था। वेल, अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, ओके, एन एंटिटी विच इज लिस्टेड बट नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, बिकॉज हमारे यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्ड एंटिटीज भी लिस्टेड है, सो सभी ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि लिस्टेड एंटिटीज विच डू नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, नाउ फॉर सच कंपनीज ऑल्सो एन अमाउंट इन द एस्क्रो अकाउंट विल रिमेन अनक्लेम्ड फॉर 7 years shall be transferred to IPF account created by SEBI. तो ये भी अब मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स वगैरह या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो लिस्टेड होती है, लेकिन अगर वो कंपनी डेफिनेशन से बाहर है, तो उनको कोई प्रिविलेज अब नहीं मिलेगा, उनको भी अपना IPEF में अनक्लेम्ड डिविडेंड ट्रांसफर करना होगा, और 0.1% of the paid up share capital shall be fee for the draft scheme of arrangement, and that listed and non-convertible debt securities and redeemable preference non-convertible redeemable preferences के ऊपर चार्ज होंगे। ये एक नया चीज है, डेफिनेटली नया है। That is fee for entity of listed entity specified or listed specified securities and listed non-convertible debt security or non-convertible redeemable shall be at 0.1% of the paid up share capital of the listed transferee or resulting company, whichever is higher, or and post sanction of the scheme the total fee shall be not exceeding 5 lakhs। तो ये सेबी का एक नया स्कीम, एक फी प्रपोज किया गया है कि अगर किसी कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स या नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, तो उन्हें ये फीस देना पड़ेगा। ओके, सो ये एक अपने आप में रिमार्केबल चेंजेस सेबी ने LODR के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, सो होप आपको ये सारे चेंजेस क्लियर लगे, आज समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।